एक समय की बात है, भारत में एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक राजू थे। वह एक दयालु और मेहनती आदमी थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे। उनके परिवार को अपनी रोजी रोटी की समस्या थी और राजू अक्सर भूखे पेट सोते थे। एक दिन राजू गांव में जा रहा था जब उसने देखा कि एक समूह लोग एक आदमी के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे जो गन्ने का रस बेच रहा था। राजू का मुंह पानी पानी हो गया। उन्होंने पहले कभी गन्ने का रस नहीं पिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह गर्मी के दिनों में एक आरामदायक खास मीठा रस होती है। राजू ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि रस की कीमत क्या है। आदमी ने उन्हें बताया कि एक गिलास के लिए 5 रुपए है। राजू के पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह रस जरूर पिएगा। उन्होंने आदमी से पूछा कि क्या उन्हें कुछ काम के बदले में एक गिलास रस मिल सकता है। आदमी राजू के साथ सहमत हुआ। उन्होंने जमीन साफ की, गिलास धोए और गन्ना निचोड़ने में भी मदद की। जब आदमी काम पूरा कर लिया तो उसने राजू को एक गिलास रस दिया। राजू ने रस की एक चुम्बन लिया और खुशी में अपनी आंखें बंद की। यह स्वादिष्ट रस उसके द्वारा कभी भी नहीं चखा गया था। उन्होंने आदमी को धन्यवाद दिया और फिर अपने मार्ग पर चले गया। पूरे दिन राजू गन्ने के रस के बारे में ही सोचता रहा। उसे और एक गिलास रस पीने के लिए सब्र नहीं हो रहा था। अगले दिन वह फिर से आदमी की दुकान पर गया और एक गिलास रस के लिए काम करने की पेशकश की। आदमी सहमत हुआ और राजू हर दिन उसके लिए काम करने लगा। राजू जल्द ही खुद गन्ने का रस बनाना सीख गया। उसने एक ठेला और कुछ सामग्री खरीदी और उसने सड़कों पर रस बेचना शुरू कर दिया। राजू मेहनती और रस बनाने में बहुत अच्छा था। उसका रस मीठा और ताजगी भरा होता था और लोगों को यह बहुत पसंद आता था। जल्द ही राजू का व्यापार बहुत सफल हो गया। उन्हें पर्याप्त धन कमाने में सफलता मिली जो उनके और उनके परिवार की सहायता करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने दूसरे लोगों की मदद भी की। राजू ने अपने गांव में गरीब बच्चों की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू की। उन्होंने अपने व्यापार से प्राप्त लाभ का उपयोग करके बच्चों को स्कूल जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने एक कार्यक्रम भी शुरू किया जिसके तहत गरीब परिवारों को भोजन और कपड़े प्रदान किए जाते थे। राजू की फाउंडेशन एक महान सफलता थी। उन्होंने सैकड़ों बच्चों की शिक्षा में मदद की और उनकी जीवनों को सुधारा। राजू खुश थे कि उन्होंने अपनी सफलता को दूसरों की सहायता के लिए उपयोग किया। राजू की कहानी हमें याद दिलाती है कि मेहनत और संकल्प सफलता के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन सच्ची सफलता सामग्री संपत्तियों के बारे में नहीं होती। यह दूसरों की सहायता के लिए अपनी सफलता का उपयोग करने के बारे में होती है। सुबह उठकर वनजाक्षी देखती है कि जहाँ पिछली रात को एक छोटा सा पौधा था, वो अगले दिन एक बड़ा 6 फुट वाला पेड़ बन चुका था। और इतना ही नहीं, उनपे बैंगन भी इतने भरे भरे और 4 गुना बड़े भी उग गए थे। ये देख वनजाक्षी अपनी आंखों का खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। पेड़ के पास आकर उसे जांचने लगती है। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे है? कल तक तो ये पौधा था, आज पेड़ कैसे बन गया? वो ऐसे सोच में पड़ गई थी कि इतने में उसकी बेटी वसुंधरा वहां आकर उस पेड़ को देख ऐसे ही चौंक जाती है।
कुछ देर बाद वो हार मानकर कुछ बैंगन को लेकर उनका भरता बनाती है। बस वो भरता स्वादिष्ट था। उस स्वाद पे फिदा होकर माँ बेटी दोनों बचे कुछ बैंगनों को उनके आजू बाजू पड़ोसी लोगों में बांट देते हैं। अगले दिन उस बैंगन के स्वाद पे फिदा होकर बार बार वनजाक्षी के घर आकर उनसे बैंगन पूछते हैं। और इतना ही नहीं, जितने बैंगन को कल वो पेड़ से तोड़े थे उतने ही बैंगन अगले दिन वापस उग गए थे। ये देख माँ बेटी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब दोनों फैसला करते हैं कि इन बैंगनों को मुफ्त में नहीं देना है। ये कहकर बेचते हैं कि ये जादुई पेड़ है और इसके बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे वो बैंगन दुगने रेट में बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन स्वादिष्ट बैंगनों के बारे में और वो बड़ा सा बैंगन के पेड़ के बारे में इधर उधर बात फैलकर आजू बाजू पड़ोसी शहर तक पहुंच जाता है। इसलिए हर रोज सुबह शुरू होते ही पेड़ में भर के बैंगन उगते थे और उनके लिए लोगों की लाइन लग जाती थी सुबह सुबह, और वो भी वनजाक्षी के घर के बाहर। वनजाक्षी का पैसों का डिब्बा हर रोज पैसों से भर जाता था और ये बहुत साधारण सी चीज होती थी। कुछ ही दिनों में वनजाक्षी का नाम बैंगन से जुड़ गया और सब उसे बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी करके बुलाने लग गए। और इतना ही नहीं, वो बहुत कम समय में उस सारे गांव में सबसे अमीर बन जाती है। बड़ी सी बंगला बनवाती है और उस बैंगन के पेड़ के चारों ओर बाड़ लगवा देती है और उस पेड़ के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रख लेती है। एक दिन वसुंधरा वनजाक्षी के पास जाकर ऐसे कहती है, माँ, रातों रात एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? और ऊपर से अगर सारे के सारे बैंगन हमने तोड़ दिया तो भी अगले दिन उनके जगह में उतने ही भर के बैंगन उग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अरे हाँ, मैं भी इस चीज के बारे में सोचना भूल गई। चलो जो भी हुआ उनसे हमारा अच्छा ही तो हुआ। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की भी कोई फिक्र नहीं है बेटा, ऐसे कहती है। और ठीक तभी वनजाक्षी को एक बात याद आती है। उस समय में जब भी वनजाक्षी के लिए रिश्ते लाते थे तो कुछ भी सेट नहीं होता था। अगर वसुंधरा को लड़का पसंद आ गया तो लड़के वालों को इनका दहेज नहीं पसंद आता था, और अगर लड़के ने वसुंधरा को पसंद कर लिया तो वसुंधरा को वो लड़का पसंद नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देख देख कर वनजाक्षी थक कर ये सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी के कुंडली में कोई दोष है, इसीलिए वो बहुत सारे पूजा पाठ करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में पूजा करवा के घर लौटती रहती है। तब रास्ते में उसे एक बैंगन का टुकड़ा नजर आता है। उसे लेकर वो अपने घर के सामने रख देती है। और कुछ दिन बाद उस जगह में एक छोटा सा पौधा उग गया था। मंदिर जाने से पहले उन बैंगनों को देख वनजाक्षी सोचती है, घर आने के बाद ना इन बैंगनों का एक बहुत अच्छा भरता बनाना है मुझे। यही सोचते हुए वो मंदिर चलती रहती है। रास्ते में वो ऐसे सोचती है, अगर कोई वो बैंगन को लेके गया तो वो फैसला करती है कि जल्दी जल्दी वो मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करके बाहर आ जाएगी। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक साधु नजर आते हैं। उनके पास जाकर वो ऐसे पूछती है, स्वामी, मैं मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। कृपा करके इसका कोई हल निकाल दीजिए। ठीक है, उस जगह पे बैठकर अपनी पूरी मन से प्रार्थना करो, ऐसे कहते हैं साधु। तब वनजाक्षी उस साधु के सामने बैठकर इसी डर में पड़ी रहती है कि कहीं कोई उस बैंगन को चुरा ना ले। हे भगवान, मेरे घर जाने तक उन बैंगनों को संभाल के रखना, किसी को उसे चुराना नहीं है। इसका प्रार्थना करके वो उठकर साधु के पास जाकर आशीर्वाद दीजिए स्वामी, ऐसे कहती है। तब साधु कहते हैं, जो प्रार्थना तुमने अपने मन से पूरे मन से किया है तुम्हें वो हासिल होगा, और वो भी दुगने में। जाओ बेटी। तब जाकर वनजाक्षी को समझ आता है कि हुआ क्या था, और वो वसुंधरा को ये सब समझा देती है। तो तुमने मेरी शादी के बारे में नहीं, बैंगन के बारे में प्रार्थना किया था? माँ, तुम भी ना, ये कहकर हंस लेती है। चलो जो भी हुआ हमारा तो भला ही हुआ ना बेटी। इस बैंगन के पेड़ के वजह से हम अमीर बन गए हैं, और कल ही तुम्हारा स्वयंवर है, तैयार हो जाओ। ये कहकर आजू बाजू पड़ोस के सारे गांव में डंडोरा पिटवाती है कि उससे भी अमीर लोग उसकी बेटी से शादी करने के लिए स्वयंवर आ जाए।
तब तक बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी तो बहुत प्रसिद्ध थी और उस घर के जादुई बैंगन का पेड़ भी। इसीलिए उससे रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत सारे अमीर लोग लाइन में लग गए थे। उनमें से अमीर और अच्छा दिखने वाले एक आदमी से वनजाक्षी अपनी बेटी वसुंधरा की शादी करवा लेती है। कुछ दिन बाद जब उसके सारे जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी, वनजाक्षी उस बैंगन के पेड़ के पास बैठकर ऐसे सोचने लगती है, उस दिन मुझे इस बैंगन के बारे में काश कुछ सोने का ख्याल आया होता। बैंगन के बदले में सोना दुगने में मिल जाता था, तब मैं और अमीर बन जाती थी। हाँ। अगले दिन सुबह उठ के देखने पर उस बड़े बैंगन के पेड़ के जगह में वही पुराना वाला छोटा सा पौधा था जो वनजाक्षी ने वहां लगाया था। तब वनजाक्षी को पूरी बात समझ में आती है। आशा करना तो अच्छा ही है, लेकिन लालच करोगे तो निराशा ही मिलेगी। एक बार की बात है, रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि रामू के पास उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। रामू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रामू हर दिन स्कूल जाता था, घर लौटता था और अपनी दादी की कहानियाँ सुनता था। जल्दी ही उसने अपनी 7वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रामू घर पर वापस आ गया और अपनी दादी की दैनिक कामों में मदद करने लगा। जब वह घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उसने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा। रामू बहुत कुशल था और वह जो चाय बनाता था वह स्वाद में बहुत लजीज थी। हर बार जब वह अपनी चाय का स्वाद लेती थी तो उसकी दादी उसकी तारीफ करती थी। रामू हमेशा मेहमानों और अपने दोस्तों को चाय परोसता था। एक बार उसके अंकल दिवाकर ने कहा, आहा रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। क्या चाय है! यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल, मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। मेरी चाय का स्वाद चखने वाले सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है। रामू, तुम बाजार में हमारे गांव के लोगों के लिए अपनी चाय क्यों नहीं बेचते? मुझे यकीन है कि तुम इससे कुछ पैसे कमा सकते हो। रामू ने उनका सुझाव लिया और गांव में बेचने के लिए चाय बनाई। सभी को चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई। आहा, वाह, क्या चाय है! ग्राम प्रधान ने रामू के इस हुनर के बारे में सुना और उन्होंने रामू को मिलने के लिए कहा। रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। तुम्हारी चाय कमाल की है। जी शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। रामू, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब जब तुमने चाय बनाने में महारत हासिल कर ली है, तो तुम शहर में अपनी चाय बनाने क्यों नहीं जाते? शहर के लोगों को भी अपनी चाय का स्वाद लेने दो और मुझे यकीन है कि शहर के लोग तुम्हारी चाय को बहुत पसंद करेंगे और तुम इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। रामू ने प्रधान के शब्दों के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह करना सही है। मैं आपसे सहमत हूँ। आप पूरी तरह ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ। अरे रामू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो। मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूंगा। पैसे ले लो और तुरंत शहर जाओ। रामू गांव के मुखिया से सहमत हो गया। अपने पैसे लेकर शहर चला गया। उसने चाय की थड़ी में एक व्यक्ति से संपर्क किया और उससे एक रोजगार मांगा।
मालिक ने उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। रामू तो बहुत खुश हुआ कि उसे एक चाय की दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन रामू को वहाँ चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। दूध के बजाय वे दूध पाउडर का उपयोग करते थे। एक अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती के बजाय वे सस्ती चाय की पत्तियों का उपयोग करते थे और कुल्हड़ के बजाय वे प्लास्टिक के कप का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, वे एक विशेष चाय बेचने का दावा करते थे। रामू इसे देखकर एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था और अपने गांव वापस जाना चाहता था। उस घटना के बाद रामू चाय की दुकान के मालिक को देखने गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ एक भी दिन नहीं हुआ और तुम छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। मुझे यह चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं है। चाय बनाने के लिए आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वह मिलावट है। अच्छा, फिर चाय कैसे बनाई जाती है? हमारे पास रोजाना 20 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वे हमारे चाय के स्वाद को पसंद किए बिना ही रोज आते हैं? अगर हम असली दूध के साथ गुणवत्ता वाली चाय बनाते हैं तो सिर्फ 20 नियमित ग्राहक क्यों? मुझे यकीन है कि हम पूरे शहर को अपनी चाय की दुकान पर रोज पा सकते हैं। मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद सभी को पसंद है। ओह, सच में? क्या इतनी कमाल है? ठीक है, फिर आइए देखें आप चाय कैसे बनाते हैं। मालिक रामू को रसोई में ले गया और रामू को यह दिखाने के लिए कहा कि वह चाय कैसे बनाता है। फिर रामू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शुद्ध दूध, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती, शुद्ध चीनी और प्लास्टिक के कप की बजाय मिट्टी के बने कुल्हड़ का इस्तेमाल किया, जिसने चाय को शानदार स्वाद दिया। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने में शानदार थी। मालिक और अन्य लोग जो इस प्रक्रिया को देख रहे थे वे हैरान थे और रामू की चाय बनाने की प्रक्रिया को देखते रहे। उसने चाय तैयार की और वहाँ के लोगों को परोसा। अरे वाह रामू, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे सही में स्वाद बहुत पसंद आया। वास्तव में प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। अब से हम तुम्हारे नुस्खे के अनुसार चाय बनाएंगे। हम अब पुराने नुस्खे का उपयोग नहीं करेंगे। तब से मालिक ने चाय बनाने के लिए रामू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोग चाय की दुकान पर रोज जाने लगे। चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे और दुकान में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। पहले से भी अधिक मुनाफा किया। रामू को एक अच्छा नाम मिला, उसके कौशल को पहचाना गया और लोगों ने उसके हाथों में जादू और उसकी चाय के दिव्य स्वाद के लिए उसकी सराहना की। रामू को शहर में एक अच्छा नाम मिला और वह अपने गांव लौट आया। उसकी दादी को उस पर बहुत गर्व था और वे दोनों गांव के मुखिया को देखने गए और उनका आशीर्वाद लेने गए। रामू ने मुखिया से लिया पैसा वापस कर दिया। मुखिया को रामू पर बहुत गर्व था और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी सराहना की। रामू को ग्रामीणों के सामने सम्मानित किया गया और जमींदार ने उसकी सफलता की कहानी सभी ग्रामीणों को सुनाई। रामू ने गांव के कई युवा बेरोजगारों को प्रेरित किया। सभी ने रामू से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना शुरू किया। किसी ने भी गांव में गरीबी या बेरोजगारी नहीं देखी।